फरार गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस के कुछ लोगों ने विकास दुबे को दबिश की जानकारी दी थी। पुलिस एनकाउंटर में घायल विकास दुबे के नौकर दयाशंकर ने पूछताछ में कबूला है कि कुछ पुलिस वालों ने पहले ही दबिश की जानकारी दे दी थी। इसके बाद विकास दुबे ने अपने हथियारबंद साथियों को बुलाया था और फिर पुलिस की दबिश के समय अपने नौकर की बंदूक छीनकर गोलियां चलाई थी। तो अब नौकर ने यह पर्दाफाश किया है कि दबिश की जानकारी पहले से ही विकास दुबे को दे दी गई थी पुलिस की तरफ से ही, और अब फिलहाल पकड़ने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। विकास दुबे को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो हमको देखा नहीं। अच्छा, बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जिस दिन पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो नहीं। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे। संभरे पी के वही लेके निकला। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गाँव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया, वो थाने से। तो छापे की जानकारी पहले से ही थी। जिस तरीके से नौकर को आप सुन रहे थे, दयाशंकर इसका नाम, जो घायल हुआ, उसने ये जानकारी दी कि इसकी सूचना पहले ही विकास दुबे को मिल चुकी थी। उसके बाद उसने अपने गुर्गों को तैयार किया हथियारों के साथ, और उसके बाद पुलिस की टीम जो वहां पर पहुंची थी उन पर ये फायरिंग हुई है। फिलहाल अभी तक फरार है विकास दुबे। उसको पकड़ने की तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से हो रही हैं। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, एक के बाद एक परत खुलती जा रही है, जहां एक तरफ कॉल डिटेल से भी ये बात सामने आई कि कुछ पुलिस वाले जो हैं वो विकास दुबे के संपर्क में थे, वहीं अब नौकर भी ये बड़ा खुलासा कर रहा है कि पहले से ही इसकी जानकारी थी कि पुलिस दबिश देने आने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, क्योंकि ये बड़ा खुलासा है, और क्योंकि सबसे अहम चीज़ थी कि शुरुआती दौर से ही चौबेपुर थाने के चौकी प्रभारी ये इस बात को नकार रहे थे कि उनका जो है किसी भी तरह से संपर्क नहीं है। वो पुलिस पार्टी के साथ गए थे, और यही वजह है कि लगातार पुलिस जो है कोशिश कर रही थी कि जो पुलिसकर्मी के ऊपर जो शक था उनकी कॉल ट्रेस करवाने के लिए और सर्विलांस पर उनके फ़ोन लगाए हुए थे कि क्या उस दिन उस दौरान या 48 घंटे या उससे ज़्यादा के समय में उनके बीच में कोई बातचीत हुई है। और ये एक चीज़ का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस टीम जो है चौबेपुर थाने के कई पुलिसकर्मी जो है संदेह के घेरे में है, और साथ ही एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड से भी एक दिन पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है जो देर रात कल्याणपुर पुलिस थाने के नज़दीक में ही एक नौकर जिसे दयाशंकर को घायल किया गया है पुलिस के द्वारा, उसने बड़ा खुलासा किया है कि पुलिस थाने चौबेपुर से ही ये फ़ोन उन्हें मिला था और उसके बाद मुखबिरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं तार अब जुड़ते जा रहे हैं, और नौकर के बयान के बाद ये साफ हो चुका है, और पुलिस उसे ज़रूर अपनी तरफ रख के सारे बयान निकलवाएगी, और ताकि इसका पूरा जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके और आरोपी पकड़ में आ सके। जी दीपक रहिए आप हमारे साथ। इस बीच विकास दुबे के मामले में पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का नाम कानपुर के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तक में नहीं था। यही नहीं, विकास दुबे का नाम एसटीएफ की हिट लिस्ट में भी नहीं था। विकास दुबे पर 71 मुकदमे थे, लेकिन इसके बाद भी उसका नाम पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में नहीं था। ये बात तब सामने आई जब सीएम योगी ने यूपी में अपराध पर समीक्षा बैठक की। उधर कानपुर मुठभेड़ केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपी विकास दुबे पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया, जबकि 18 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया। वहीं विकास दुबे के मकान से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। अवैध असलहों का ये जखीरा विकास दुबे के मकान में बने तहखाने में मिला है। कल ही प्रशासन ने विकास दुबे के मकान को जमींदोज किया था। 3 जुलाई को विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सीओ समेत 8 जवान शहीद हो गए थे। तो ये मकान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको कल ही ढा दिया गया एक तरीके से, और इसी में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। तहखाना था जिसकी जानकारी पुलिस को लगी, क्योंकि पहले घर की तलाशी ली गई। जब वहां से उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ कोई तहखाना हो सकता है जिसमें अवैध हथियार हो सकते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पूरे मकान को गिराया, और उसके बाद
ये अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अब क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं इस दिशा पर कि विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए? और उसके साथ ही साथ ये भी एक चौंकाने वाली बात है, जब समीक्षा बैठक सीएम योगी कर रहे हैं उसमें टॉप 10 लिस्ट में भी उसका नाम नहीं है। बिल्कुल, बहुत चौंकाने वाला ये सच है। और क्योंकि सबसे अहम चीज़ है कि जो कानपुर में जिस विकास दुबे ने पुलिस पार्टी पर फायर किया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये बड़ा सच है कि उसका नाम टॉप 10 के जो बदमाश है, जो क्रिमिनल्स है, उनके उस लिस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक शातिर हिस्ट्री शीटर यहाँ छिपा बैठा था, जिसने पूरे दमखम के साथ पुलिस पार्टी पर हमला किया था, और पुलिस पार्टी जिसे हल्का मानकर चल रही थी, और वो जो है पुलिस पर भारी पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इसका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि 60 से ज़्यादा मुकदमे चौबेपुर एक ही थाने में इसके खिलाफ दर्ज है, उसके बावजूद भी इसका उत्तर प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में नाम नहीं है। तो काफ़ी चौंकाने वाला सच है। अर्पिता। दीपक, आप नजर बनाए रखिए। उधर कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पुलिस ने अपराधियों और माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी के तहत यूपी के गाजीपुर में जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के अवैध गोदाम को गिरा दिया। मुख्तार अंसारी ने ये अवैध गोदाम 32 बीघा जमीन पर कब्जा करके बनाया था, लेकिन सीएम योगी की सख्ती के बाद प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के अवैध गोदाम पर कार्रवाई की। हमने एसडीएम सदर और सीओ सिटी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की। कप्तान साहब से हमने डिस्कशन किया और आज हम लोगों ने उस पूरी भूमि को जाकर के कब्जे में लेकर पुनः ग्राम पंचायत को वापस कर दिया। 5 बीघे ज़मीन इस जो इनकी संस्था थी उनके नाम थी। 5 बीघा आज मुक्त करा गया है। शेष भूमि भी हम लोग मुक्त कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 15 बीघे ज़मीन टोटल थी, जिसमें 5 बीघे इन्होंने रजिस्ट्री करा रखी थी। तो जो इंक्रोचमेंट की ज़मीन थी उसको आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पे जाकर के गिराया है। उस ज़मीन को कब्जे में लिया गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां कैनिंग स्ट्रीट इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इस इमारत में प्लास्टिक के सामान के साथ कांच का सामान और कॉपी किताबों का भी गोदाम है और आग काफी तेजी से फैली, लेकिन दमकल की गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंच चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ये उस वक्त की तस्वीर जहां आग लगी, धुआं उठता हुआ कई किलोमीटर दूर से ही दिखा। प्लास्टिक होने की वजह से ये आग और तेजी से भड़की है। तुरंत दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, गाड़ियां मौके पर पहुंची। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि धुआं अभी भी उठ रहा है, बहुत ज्यादा उठ रहा है। हम बात करें तो जो बिल्डिंग थी उसमें सभी ज्वलनशील पदार्थ थे, उनके गोदाम थे, प्लास्टिक, साजो सामान और इसके अलावा स्टेशनरी, जिसकी वजह से आग अचानक बहुत तेज भड़की और इस पर हालांकि फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से संभव है कि ये आग लगी है। अर्पिता। वहीं अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में डीआरडीओ की मदद से तैयार कोविड सेंटर का दौरा करने पहुंचेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए सेंटर को तैयार किया गया है, जिसकी क्षमता करीब 1000 बेड की है। इसको उस लिहाज से तैयार किया गया क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं संख्या बढ़ रही है। थोड़े दिन पहले ही अमित शाह ये कहते हुए भी नजर आए थे कि जल्द से जल्द वो सारे इंतजाम किए जाएंगे ताकि जो संख्या बढ़ रही है उससे निपटा जा सके। और इसी के लिए अब ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में डीआरडीओ की मदद से तैयार कोविड सेंटर का दौरा करने पहुंचेंगे। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कितनी देर के बाद पहुंचेंगे अमित शाह और राजनाथ सिंह? देखिए 12 से 1 बजे के बीच में प्रस्तावित दौरा है और किस तरीके से इस पूरे के पूरे सेंटर को तैयार किया गया है, इसमें सुविधाएं क्या हैं, इसका जायजा लेंगे। और कुल मिलाकर ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही यह कोविड केयर सेंटर शुरू होगा, जिसमें गंभीर रूप से जो पेशेंट हैं, सीरियस पेशेंट हैं, उनका इलाज यहाँ पर हो सकेगा। क्योंकि डीआरडीओ की मदद से तैयार किया गया है, तो इसमें जो आधुनिक सुविधाएं हैं और पेशेंट केयर सिस्टम, इसमें सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दिया गया है और इसी पैटर्न पर इसको तैयार किया गया है। और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ये दौरा करेंगे यहाँ पर और
जो भी समन्वय किस तरीके से और बेहतर हो सके दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में, उसकी रणनीति पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी। उधर मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने अचानक रफ्तार पकड़ी, जिसके बाद वहां कई इलाकों में अंधेरा भी छा गया, जिसके बाद सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को लाइटें जलानी पड़ी। किंग सर्कल में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वहां जैम के हालात बन गए। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। दो तस्वीरें आपके सामने, सड़क पर देखिए पानी बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऐसे में जो मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है कि कुछ दिन बारिश अभी और होगी, तो ऐसे में ये स्तर कितना और बढ़ेगा। हालांकि कई जगहों पर बीएमसी ने पंप्स लगाए हैं और उसके बाद पानी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज की जरा तस्वीर आप देख लीजिए और वहाँ का हालात देख लीजिए। अभी 3 दिन तक मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन तक यहाँ बारिश होगी और ऐसे में ये पानी का स्तर कितना बढ़ेगा अंदाजा लगा सकते हैं आप। मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया है और सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। मैं इस वक्त किंग सर्कल इलाके में मौजूद हूं और यहां की आपको तस्वीर दिखा देता हूं। पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं भरा है बल्कि अब दुकानों में भी भरने लगा है। जो आसपास की दुकानें हैं, किंग सर्कल जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है, ये रोड है, यहाँ पर जो है अब पानी देखिए, तमाम जो गाड़ियां गुजर रही है तो पानी जो है वो दुकानों में जा रहा है जाहिर तौर पर, और आगे रेसिडेंशियल इलाका है, पानी वहां तक पहुंच रहा है। थोड़ी देर जिस तरह के बादल छाए हुए हैं और बारिश जिस तरह से मुंबई में जारी है, उसके चलते अगर इसी तरह की बारिश हुई तो फिर ये स्थिति और भी बिगड़ जाएगी और जो पानी है वो रेसिडेंशियल इलाकों की तरफ भरने लगेगा। ये स्थिति आप देख सकते हैं, गाड़ियां गुजर रही है तो ऐसे लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि जो समुद्र का पानी जिस तरह से हलचल करता है उस तरह की ये स्थिति है। आप देखिए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये मुंबई की कहानी बयां करती है, उस मुंबई की जिसे संघाई बनाने की बात कही जाती है। बीएमसी और सरकार लगातार ये दावे कर रहे थे कि इस बार सारी तैयारियां उनकी हैं बारिश को लेकर, लेकिन जिस तरह की तस्वीर ये पिछले 3 दिनों से नजर आ रही है ये बताने के लिए काफी है जो तैयारियां थी वो सिर्फ कागजों पर चल रही थी अधिकारियों के द्वारा। हकीकत जो जमीनी हकीकत है वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। देश में 24 घंटे में करीब 25,000 नए कोरोना मरीज सामने आए। थोड़ी देर में अमित शाह और राजनाथ सिंह दिल्ली डीआरडीओ कोविड केयर सेंटर जाएंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट पहली बार 70% के पार पहुंचा। गैंगस्टर विकास दुबे के नौकर ने बताया कि पुलिस के कुछ लोगों ने पहले ही दे दी थी दबिश की जानकारी। यूपी के औरैया से मिली कार से आरोपी विकास दुबे के भागने का शक जताया गया। पुलवामा में आईईडी धमाके में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मुंबई में बारिश की वजह से किंग सर्कल पर फिर पानी भरा। कोलकाता में एक इमारत में मौजूद प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। एलएसी पर फॉरवर्ड एयरबेस से मिग-29, सुखोई 30 और अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में निर्वासित तिब्बती समुदाय ने जवानों का स्वागत किया। फिलीपींस ने चीन को युद्ध अभ्यास रोकने की चेतावनी दी। पाकिस्तानी विदेश विभाग को दुनिया में अलग थलग होने की चिंता सताई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जियो मीट को जूम से अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बताया। हार्दिक पांड्या ने कोहली को पुशअप्स का नया चैलेंज दिया। अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग के आज पहले दर्शन हुए। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और एक बार फिर बात करते हैं मुंबई में बारिश की, जहां वर्ली में भी तेज बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। वहीं समुद्र में भी आज एक बार फिर तेज लहरें उठती दिखाई दी। मौसम विभाग ने एक बार फिर हाई टाइड का अनुमान जताया है। मुंबई में आज रुक रुक के तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के वर्ली सी फेस पर, जहां आप देख सकते हैं कि वर्ली सी फेस पर यहाँ पर हमें लोग नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मौसम जिस तरह से बना हुआ है, सुबह का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा आपको यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं दिखाई दे रहे। बारिश भी रुक रुक के सही लेकिन तेज़ हो रही है। सड़कों पर गाड़ियों की भी कमी नज़र आ रही है। मुंबई बीएमसी ने बताया है कि आज 12:23 पर
4.63 मीटर की हाई टाइड आने वाली है। समुद्र की लहरें अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं अभी से ऊंची लहरें जो उठना है वो शुरू हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस वक्त 12:23 पर जिस वक्त हाई टाइड आएगी उस वक्त अगर तेज़ बारिश होती है तो मुंबई के कई निचले हिस्सों में जो है वो जल जमाव देखने को मिलेगा। राहत की बात यह है कि आज रविवार का दिन है, ज़्यादातर लोग घर पर रहेंगे। ऐसे में मुंबई बीएमसी ने मुंबईकरों को आह्वान किया है कि वो घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे। वीडियो अरुण पेडनेकर के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से चैम्बूर में भी सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। इसके बाद बीएमसी के कर्मचारियों ने पंप से पानी निकालने का काम शुरू किया। वहीं मुंबई के करीब ठाणे रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से कई ट्रेनें देरी से चली हैं। ये 2 तस्वीरें, सड़कों का हाल देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रेन काफ़ी देर से चली। यातायात भी सड़कों पर इस पानी भर जाने की वजह से ठप नजर आया और ऐसे में दिक्कतें भी लोगों की बढ़ती नजर आई। ये फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। कुछ दिन अभी और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि 2 से 3 दिन अभी ऐसे ही बारिश होगी और हालात अभी कुछ ऐसे ही रहेंगे। बात अब दिल्ली और एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। दिल्ली में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग बेहद परेशान थे। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में आज सुबह अचानक मौसम बदला और पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर कई इलाकों में तेज बारिश हुई। उधर बिहार के रक्सौल में बाढ़ का पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नेपाल से निकलने वाली तिलावे नदी का पानी बिहार के रामगढ़वा और सुगौली समेत 12 से ज्यादा गांवों में भर गया। बाढ़ का पानी खेतों में भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। कई इलाकों में लगातार बारिश होने से भी हालात बिगड़ गए। जहां तक नजर गई पानी ही पानी नजर आया। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिसके बाद नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मजबूरी में कुछ लोग कमर तक भरे पानी से गुजरते दिखाई दिए। वहीं बिहार में पटना के दानापुर और फुलवारी शरीफ में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोग परेशान दिखे। सड़क पर पानी भरने से कई जगहों पर जैम जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग काफी परेशान हो गए। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं सड़कों के किनारे की दुकानों पर भी पानी भर गया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक लोग आराम से गुजरते थे, वहां पैदल चलना भी अब मुश्किल हो रहा है। उधर हरियाणा के जिंद में देर रात आई तेज आंधी की वजह से टोल प्लाजा उखड़ गया। बताया गया कि वहां हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि टोल प्लाजा उखड़ने के बाद 200 मीटर दूर जा गिरा। वहीं मौके पर मौजूद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि इस हादसे में एक कर्मचारी घायल भी हुआ। टोल प्लाजा के साथ वहां लगे बिजली के खंभे भी उखड़कर दूर जा गिरे। टोल प्लाजा के गिरने से वहां रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद मशीनों की मदद से सड़क पर गिरे टोल प्लाजा के सामान को हटाकर रास्ते को साफ करने का काम किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। बताया गया कि इमारत काफी कमजोर हालत में थी, लिहाजा इमारत में रहने वाले सभी लोगों को पहले ही इमारत से निकाल लिया गया था। इसके बाद आसपास के लोगों को भी इमारत से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इमारत का अगला हिस्सा आगे की तरफ झुक गया था और इसी के बाद तेज आवाज के साथ पूरी की पूरी इमारत एक झटके में आगे की तरफ गिर गई। तो महाराष्ट्र की तस्वीर, हालांकि वक्त रहते ही सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन ये 3 मंजिला इमारत देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों से ढह गई। वक्त रहते ही यहाँ जितने लोग मौजूद थे इस इमारत में, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि ये झुकती हुई आपको नजर आ रही होगी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये ढह जाएगी और कुछ ऐसी ही तस्वीर थोड़ी देर में कैद भी हो गई। उधर दक्षिणी जापान में आई भीषण बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। वहीं कुमामातो और
कागोशिमा में रहने वाले करीब 75,000 लोगों को रात भर हुई बारिश के बाद इलाके को खाली करने को कहा गया। कुमामोतो में आई बाढ़ के बाद पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जबकि भारी बारिश के बाद वहां कुछ जगहों पर जमीन खिसकने से कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। दो तस्वीरें, बाढ़ में पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब गया है और लोगों को इससे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जमीन खिसकी, जिसकी वजह से भी इमारतों को नुकसान पहुंचा। कुमामोतो में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। हर तरफ पानी पानी दिखाई दिया, जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी दिख रहा था। सड़कें, इमारतें, गाड़ियां सब पानी में डूबी दिख रहे थे। भारी बारिश की वजह से वहां हालात बेहद खराब हो गए। बाढ़ की वजह से वहां एक पुल भी टूटा दिखाई दिया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई तेज धार में नदी बह रही हो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाए ले जा रही थी। बाढ़ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, जबकि कई फीट तक भरा पानी पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। वहीं दक्षिण चीन में भारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश की वजह से चीन के अनहुई प्रांत समेत सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान एक मशीन पानी से भरी सड़क पर जाती दिखी, जो रास्ते से मलबे को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाती दिखी। बाढ़ का पानी वहां एक पुल तक पहुंच गया। वहीं खेतों में भी बाढ़ का पानी भर गया, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। शहर की सड़कों पर भी पानी भरने से वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान राहत और बचाव की टीम लोगों को बाहर निकालने में लगी रही। राहत शिविरों तक पहुंचाने का काम जारी रहा। दक्षिण चीन में जून से शुरू हुआ बाढ़, उसमें अब तक 106 लोग या तो मारे गए हैं या फिर वो लापता हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा मकान बर्बाद हो चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है स्वदेशी ऐप जियोमीट से जुड़ी हुई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियोमीट का इस्तेमाल करने के बाद उसे जूम ऐप से बेहतर ऐप बताया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप में आगे बढ़ने की बहुत क्षमता है। अमिताभ कांत ने जियोमीट ऐप को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। अमिताभ कांत ने जियोमीट ऐप को जूम से बेहतर बताया है। उसके इस्तेमाल के बाद उन्होंने कहा कि इसका डेटा जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, देश के अंदर ही इसका डेटा रहेगा और इसमें वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ट्विटर पर लिखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जियोमीट का इस्तेमाल किया है। ये अच्छा और आसान है, जूम से बेहतर है। मीटिंग और पासवर्ड पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कॉल की क्वालिटी बेहतरीन है। पूरा डेटा भारत में ही है। भारत की प्रमुख तकनीकी उपलब्धि में के रूप में उभर रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में इसके आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। और अब भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहाँ कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6.25 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 6,73,165 हो चुका है। वहीं इनमें 4,09,083 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 19,268 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,44,814 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर 2 लाख के पार ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है। कोरोना मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 1 लाख के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां पर कोरोना के मामले 97,000 से ज्यादा हो चुके हैं। चौथे नंबर पर गुजरात है, जहां पर 35,000 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 26,500 के पार हो गई।
हालांकि दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,12,67,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 60,59,565 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5,30,137 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 52 लाख एक्टिव केस हैं करीब। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 28,39,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 15,77,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,74,000 के करीब पहुंच चुकी है। भारत चौथे नंबर पर, जहां मरीजों का आंकड़ा 6,73,000 से ज़्यादा हो चुका है। पेरू 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक और आईईडी बरामद हुई है। सेना ने इलाके को अपने कब्जे में लेकर आईईडी को नाकाम कर रही है और इससे पहले पुलवामा के गंगू इलाके की सड़क पर एक आईईडी का धमाका हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। आतंकियों ने सीआरपीएफ और सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था। आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर तलाशी अभियान तेज कर रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि आईईडी जो है एक और डिटेक्ट हुई थी उसी एरिया में, क्योंकि पहले एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो घायल हो गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टला। अगर वो निशाने पर लग जाती वो आईईडी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके साथ में ही एक और जगह पे ऑर्चर्ड्स में आईईडी रखी गई थी, लेकिन वो डिटेक्ट हुई और अब उसको डिफ्यूज किया गया, एक धमाके के साथ ट्रिगर किया गया उस आईडी को और अब वो जो है नाकारा कर दिया गया उसको, यानी कि वहां पे भी एक हादसा जो है वो टाला गया है। अगर वो आईडी भी अगर ब्लास्ट हो जाती या वहां पे अगर आर्मी या सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये दूसरा एक मौका ये जो है देखने को मिला है, खासतौर से पुलवामा में, जहां आईडी से निशाना बनाने की कोशिश की गई है आर्मी या सीआरपीएफ को। इससे पहले भी आपको मालूम है कि एक सेंट्रो गाड़ी में एक भारी मात्रा में जो है मवाद बरामद किया गया था, बारूदी मवाद, उसमें आईईडी रखी गई थी और उसका भी यही मकसद था कि कहीं पे आर्मी या सीआरपीएफ को निशाना बनाया जा सके। लेकिन उधर रोहतास में मार पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग हथियार लहराते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रोहतास के शोभीपुर का है। यहाँ दो पक्षों में धान की रुपाई को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और बात इस कदर आगे बढ़ गई कि एक पक्ष के लोग लाठी डंडों और राइफल के साथ खेत में ट्रैक्टर चलवाते दिखाई दिए। वीडियो में भी एक शख्स नजर आ रहा है जो बंदूक दिखाकर लोगों को धमका रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इस झगड़े के बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे। हालांकि सवाल वीडियो में दिख रहे लोग और उनके हथियार लहराने पर उठ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना ने बीजेपी पर राज्य सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शिवसेना के अखबार में छपा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी विधान परिषद के लिए मनोनीत 12 सदस्यों की नियुक्ति को लटका रहे हैं। शिवसेना का आरोप है कि राज्य सरकार को गिराने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और अक्टूबर तक सरकार गिराने की बात कर रही है। शिवसेना ने दावा किया कि राज्य सरकार गिराने की बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना ने बीजेपी पर राज्य सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शिवसेना के अखबार में छपा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी विधान परिषद के लिए मनोनीत 12 सदस्यों की नियुक्ति को लटका रहे हैं। शिवसेना का आरोप है कि राज्य सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी द्वारा रची जा रही है।